मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजा है, महायुति को काफ़ी बढ़त हासिल हुई है और जैसा देखा जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं 100-110 सीटें लेगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब अगर बात करें हम कलवा मुमरा विधानसभा की, तो यहाँ पर भी 2 एनसीपी में यहाँ पे कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन जीत पिछले आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की हुई। नजीम मुल्ला जो पहली बार यहाँ पे आमदारगी का चुनाव लड़ रहे थे, और किस तरीके से चुनाव लड़ा, क्या कमी रही, क्या कारण रहा हार का, इससे पहले भी हमारे साथ हमने हमारे जो समाज सेवक है नसीर खान से बात की थी। जो इलेक्शन से पहले का हमने उनसे एक रिव्यू लिया था। अब इलेक्शन के बाद किस तरीके का माहौल रहा, जब तक इलेक्शन रहा नसीर खान उनके साथ साथ में रहे। नसीर भाई, आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या कहेंगे, आपने बड़े करीब से कलवा मुमरा के जो इलेक्शन था उसको, चुनाव को देखा है, क्या लगता है, क्या कारण रहा इस हार का, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आपने फिर एक बार मुझे लोगों के सामने आने का मौका दिया। हुसैन भाई, आपने कारण पूछा है, कारण तो एक ही था जो जिसको मुसलमानों ने अपना मजहबी फरीज़ा समझ लिया। जो मुसलमानों के सामने कुछ नाम निहाद लोगों ने मजहबी फरीज़े की तरह पेश किया कि बीजेपी अलायंस में है और लिहाजा इसको वोट करोगे तो आपकी आखिरत ख़राब हो जाएगी। जैसा एक बयान भी आया था मौलाना सज्जाद नुमानी का कि मुसलमान अगर बीजेपी को वोट देता है तो वो अपना नाम घनश्याम रख ले। अब उसमें मुसलमानों को कितना फ़र्क पड़ा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदू इकट्ठा हो गए और मैंने देखा कि आरिफ नसीम खान जैसे उम्मीदवार भी मैदान से बाहर हो गए। काफ़ी मुसलमानों को नुकसान हुआ और यही वजह रही जिसकी वजह से नजीम मुल्ला को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि हिंदू समाज के कुछ लोग इस कोशिश में लगे थे कि अपने समाज में बात फैला रहे थे कि भाई ये मुल्ला है, मुसलमान है, इसलिए वहाँ वोट नहीं मिला और मुसलमानों ने बीजेपी का समझ के उसको वोट नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है शहर का। मैं तो शुरुआत के दिन से कह रहा था कि जैसे किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी अब बची नहीं है। हर आदमी सत्ता में, पावर में हुसैन भाई रहना चाहता है, हर पार्टी पावर में रहना चाहती है। इसीलिए मुमरा के मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने कामों को सामने रखकर इस बार वोट करें। आप देखिए, अगर आप सेकुलरिज्म की बात करेंगे ना हुसैन भाई, आप देखो यही सोच के साथ पूरे महाराष्ट्र ने वोट किया है, काम करने वालों को जिताया है और सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज महाविकास आघाड़ी जो है, आप देख रहे हो क्या हाल हुआ है। उनके सामने ये जो जीते हैं काम के बिना पे जीते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी मिसाल में दूंगा कि भाई एक लाडली बहन योजना 90 करोड़ रुपया लोगों ने बांट दिया, मतलब जो है 3 महीने के अंदर 90 करोड़। तो आगे भी इनका 30,000 करोड़ रुपए बांटने का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद में बड़े बड़े योजना, ब्रिजेस से लेके, फिर उसके बाद में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह महाराष्ट्र में इन लोगों ने जो काम किया है पिछले 2 सालों में, लोगों ने उस चीज़ को बराबर ध्यान से देखा। और यही मैं भी अपने लोगों को कह रहा था। देखो, मैं भी चाहता था कि सेकुलर कैंडिडेट को वोट दूँ, मैं भी चाहता कि मैं अपने उलमाओं की सुनूँ, लेकिन मैं एक सवाल कर रहा था कि सेकुलरिज्म है क्या, ज़रा उसकी वजाहत करो। मैं आंख बंद करके वोट देना नहीं चाहता था हुसैन भाई। मैं चाहता था कि सेकुलरिज्म को समझूं, सेकुलरिज्म को समझूं। इनसे मैं, जो लोग सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं उनसे मैं सेकुलरिज्म को समझूं, ये मुझे वजाहत करे, कन्विंस करे, और फिर मैं भी दूं एक सेकुलर कैंडिडेट को। और एक चीज़ मैं बहुत ज़ोरों शोरों के साथ में कह रहा था कि भाई शरई जवाज़ भी बताइए, मतलब कि जो है कहाँ पर ऐसा है कि मतलब अगर सेकुलर कैंडिडेट जीत जाता है या सेकुलर गवर्नमेंट आ जाती है तो मुसलमान महफूज है। कल आपने देखा हमारा सेकुलर कैंडिडेट जीत के निकलते ही किस तरह से इशारों में धमकियां दिया और इशारे में गालियां दिया है। तो मैं, सवाल ये नहीं है कि इसने गाली दिया या धमकी दिया, सवाल ये है कि मतलब ये इतनी हिम्मत कहाँ से लाता है, इतनी जुर्रत इसको कहाँ से मिलती है, कौन लोग हैं जो इसको इतनी हिम्मत देते हैं, ये सवाल है, असल सवाल। देखो, ये मुसलमानों का वोट लेके निकला, मुसलमानों से घिरा हुआ था, और उसके बाद में एक मुस्लिम होटल के मालिक को जो है ना धमकी दे रहा है। तो इस पे सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम हमारे इलाकों में भी महफूज है क्या नहीं है, ये सोचने की बात है हुसैन भाई। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए,
288 सीट में पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 10 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए। जैसे यहाँ से नजीब मुल्ला हार गए, आरिफ नसीम खान हार गए, ऐसे और 2-4 लोग हार गए, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक नुमाइंदगी की बात है, जो हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, सब में पहले तो मैं आपको कहूँगा कि उनसे कोई मदद मांगने गया ही नहीं था। हार की वजह यही हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वजह ये भी है और दूसरी भी है। एक तरफ तो मामला चला, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू समाज में एक ये चीज़ बहुत ज़ोरों शोरों से चलाई है, उसमें इनके बयान ने बहुत ज़बरदस्त टेका दे दिया, जिसमें फिर दूसरा उन लोगों ने जो एक स्लोगन छोड़ा कि मतलब जो है देखो ये लोग और जिहाद कर रहे हैं। ये आया कहाँ से? प्रधानमंत्री का एक और नारा था, एक है तो सेफ है। देखिए, वो नारा यहाँ पर नहीं चला, क्योंकि ये स्टेट में जो है ना लोग चाहते थे कि भाई जो है ना ये कोई सेंट्रल का इलेक्शन तो था नहीं, यहाँ पे स्टेट के लीडरों ने इलेक्शन लड़ा। आज सवाल ये है कि भाई ये पूरी महाविकास आघाड़ी कहाँ गई, ये ख़त्म कैसे हुई, क्या वजह बनी कि लोगों ने इनको जो है उखाड़ के फेंक दिया। उसमें हमारी तरफ से बहुत बड़ा टेका मिला इनको, जो हमने ये कहा कि बीजेपी को वोट देने वाला अपना नाम घनश्याम रख ले। ये किसी आलिम का बयान लगता ही नहीं है, ये ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़े सियासतदान का बयान है, बहुत बड़े सियासतदान का बयान है। ये आप ये लाइन पे अगर जो है आप गौर करेंगे कि बीजेपी को वोट देने वाला अपना नाम घनश्याम रख ले, ये किसी सूरत किसी आलिम का बयान नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब इसमें हुआ ये हुसैन भाई कि पूरा हिंदू इकट्ठा हो गया कि देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो ये हमको क्या कह रहे हैं। एक तो ये चीज़ भी, दूसरी बात मैंने कहा डेवलपमेंट की, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग आज डेवलपमेंट चाहते हैं, और यही वजह रही कि जितने सेकुलर पार्टियों से मुसलमान खड़े थे, या तो बहुत कम वोटों से जीते या उनको हारना पड़ा। जैसे चांदीवली की एक सीट मैं आपको बताऊं जो ऐसी थी कि हिंदू मुस्लिम दोनों वोटर से मिली हुई थी, और आरिफ नसीम खान वहाँ पर जितने मुसलमानों के लीडर थे उतने हिंदुओं के भी लीडर थे, लेकिन एक ऐसे मोड़ पे लाके उनको खड़ा कर दिया गया वोटर्स को, जहाँ उनको सोचना पड़ गया कि हम हमारे मज़हब को देखें या आरिफ नसीम खान को देखें। लिहाजा उन्होंने मज़हब को तरजीह दी। कलवा से, मुमरा कलवा का अगर इलेक्शन देखेंगे तो आप देखो हुसैन भाई, सीएम को और श्रीकांत शिंदे जो यहाँ के खासदार है, उसको भी हिंदू समाज ने रिजेक्ट किया, सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से। जबकि पूरा हल्का ये कह रहा था कि मतलब जो है ना कम से कम 65 से 70 हज़ार वोट नजीब वहाँ से लेंगे। उसके बाद में वो मेरे ख्याल से 35 या 38 हज़ार वोट पे वहाँ पे सिमट गए। मतलब वहाँ भी हिंदू समाज को मजबूर किया गया कि भाई आप क्या चाहते हो, अभी फैसले का वक्त आया। और इस चीज़ को यहाँ का मुसलमान नहीं समझ सका, जबकि हम बार बार कह रहे थे कि हम भाई कोई ऐसे आदमी को बदलने नहीं कह रहे हैं कि भाई कल आया और आज जा, 15 साल उसको दे चुके थे। मतलब मैं हैरान हूँ कि मुसलमान प्यासा रहकर, बगैर पानी के, बगैर रोड के, जतन रवाड़ को मतलब लाना चाहता है। इतना मतलब जो है ना यहाँ पर मैं अब ये हुसैन भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब इतना बड़ा झूठ कि आज तक मतलब 15 साल में मुझे हज हाउस नहीं दिखा यहाँ पर, ना गर्ल्स हॉस्टल दिखी, फिर भी लोग वोट दे रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि लोग आखिर चाहते क्या हैं, यहाँ के क्या चाहते हैं। मतलब इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ। देखो हमारी जो लड़ाई थी, जो मेरी, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, मेरी लड़ाई इनके झूठ के खिलाफ थी, मेरी लड़ाई डेवलपमेंट के फेवर में थी। मैं कोई राष्ट्रवादी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता तो हूँ नहीं। देखो हमारे मुल्क की खूबसूरती है ना ये कि अपोजिशन जिंदा रहना चाहिए और अपोजिशन को बोलने का पूरा हक दिया जाता है, ये खूबसूरती है ना हमारे मुल्क की। लेकिन मैंने देखा कि मतलब इतनी अंधभक्ति कि मतलब ना गर्ल्स हॉस्टल दिखता है, ना हज हाउस दिखता है, ना हैंगिंग मार्केट दिखती है, ना स्लाउटर हाउस दिखता है, ना ट्रैफिक का निज़ाम हमने आज तक मतलब जो है ना उसको बेहतर कर पाए। उसके बावजूद जो है मतलब इतने भारी मतों से, ये बहुत ताज्जुब खेज बात है कि मतलब क्या हो गया यहाँ के लोगों को, पानी तक नहीं मिल रहा है हमारे को यार, और उसके बाद में एक मौका दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आगे की उम्मीद होगी उनको। हो सकता है अल्लाह उनकी उम्मीद पूरी करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल जो है ना किसी को आजमाने के लिए काफ़ी होते हैं। लोगों ने 2009 से पहले का मुमरा देखा है, शायद यही वजह है। हुसैन भाई मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी कमज़ोरी और कुछ भी नहीं है, सियासी मालूमात की कमज़ोरी है। मैं एक स्लोगन पूरा इलेक्शन बोलता रहा कि हर फर्द को सियासी होना होगा, हर फर्द को
इस सिलेक्शन को समझने के लिए सियासी होना होगा, ये मैं मुस्तकिल कहता रहा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान पे आप नज़र मारिए, बेंगलुरु कर्नाटक एक बहुत हाईटेक सिटी है, हैदराबाद हाईटेक सिटी है, दिल्ली नोएडा हाईटेक सिटी है, फिर महाराष्ट्र में पूना हो गया, फिर सिडको निमा वाशी हो गया। कहीं से भी दिखाई नहीं देता कि किसी ने देखा हो कि भाई जो है मतलब है ना कोई हैंगिंग मार्केट किसी ने देखा हो। लेकिन मुमरा जैसे शहर को हैंगिंग मार्केट मिलने वाला था और लोग यहाँ तालियां बजाते थे। कितनी अजीब बात है यार। आप सोचिए कि करोड़ों रुपए का असासा हमारा हज हाउस, जो मतलब जो है ना 200 किलोमीटर से भी आप कभी देखेंगे ऊंचाई पे खड़े रहे तो वो इमारत दिखती है, लेकिन मुमरा में हज हाउस आने वाला था। अब यहाँ हाजी आके क्या करने वाले थे, और यहाँ रह के हाजी मतलब यहाँ से कहाँ, मतलब ना एयरपोर्ट के यहाँ करीब कोई ठिकाना है ना कुछ है, मतलब यहाँ से हाजी जाना है। अभी आप मुझे बताइए, पूना में हॉस्टल से, खारगर में हॉस्टल से, क्यों? क्योंकि वो एक एजुकेशन हब है, स्कूलों कॉलेजों का यूनिवर्सिटी का वहां जाल बिछा हुआ है। यहाँ मुमरा में कौन सा एजुकेशन हब है, कौन सा गर्ल्स हॉस्टल, कहां से लड़कियां आके यहाँ रहने वाली थी और तालीम हासिल करने वाली थी? मतलब आप समझ रहे हैं कि कौन से लेवल के झूठ बोले गए। हुसैन भाई आप मेरी बात को समझिए, ये सिर्फ सियासी कमी की वजह से कि लोग सियासत को यहाँ समझ ही नहीं पाए कि एक आदमी मतलब बाकायदा, मैंने एक चीज और मैं कहता था कि अवाम को बेवकूफ समझना भी जुर्म होना चाहिए इस मुल्क में। मतलब ये बराबर भाप लेता था कि किस किस्म की अवाम बैठी है, मैं क्या बोलूंगा तो ये लोग ताली बजाएंगे, और वो चीज पे इसने अमल किया। अभी आपने आपके स्लोगन की बात की कि हर फर्द को सियासी होना चाहिए, शायद उसी का जवाब आप ही के दोस्त कमर खान है, उन्होंने दिया है कि अब हर फर्द सियासी हो चुका है फर्द, जिन्होंने आज 1,52,000 वोट अवार्ड सबको दिया है। देखो यार, मैंने पहले भी खोला कि ये लोग जो है ना, ये लोग सांप सीढ़ी खेलने के शौकीन है। ये लोग जो है ना, कमर जैसे लोग है ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं। ऊपर गए, किसी सांप से कटवाए, फिर नीचे आए, फिर नई सीढ़ी ढूंढे ऊपर जाने के लिए। तो ये लोगों के बयानात है ना, कोई माने नहीं लगते। मैं समझता हूँ कि जितना इस्तेहसाल कमर और नईम खान का इस इलेक्शन में हुआ है, जो बच्चों ने बेइज्जती कमर और नईम खान की है, उसके बाद भी अगर कमर बयानात दे रहा है ना, तो अब मैं क्या कहूँ इस पे। ये कोई सियासी सोच है? जो चीज़ें मैं गिना रहा हूँ, ये कहीं भी शहर में आपको दिख रही है? कहीं भी दिख रही है? और यही बातें कर करके इसने 3 इलेक्शन जीता, तो कहाँ से लोग सियासी हो गए? अभी लोगों को सियासी होना पड़ेगा, और इंशाल्लाह हम लोग इस पे पूरी तरह से काम करेंगे, पूरी तरह से काम करेंगे इंशाल्लाह। नासिर भाई, अभी तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे अपने लोगों को। नजीब मुल्ला भी हार गए। क्या लगता है कि अभी 5 साल जो अधूरे काम इस शहर में रुके हुए, नजीब मुल्ला एक अपोजिशन के तौर पर उसको काम अंजाम देंगे? देखिए हुसैन भाई, मैं जहाँ तक ये हार जीत को देख रहा हूँ ना, जितेंद्र अवार्ड भले ही जीत गए, जितेंद्र अवार्ड जीत तो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ना उनकी अगाड़ी बची, ना उनकी अपनी पार्टी बची। आप मेरी बात को समझिए, जितेंद्र अवार्ड के जीतने के बाद भी ना उनकी पार्टी का वजूद बचा, ना उनकी अगाड़ी का वजूद बचा। और नजीब मुल्ला हारने के बावजूद आप देख रहे हैं उनकी पार्टी बड़ी भी हो गई और सरकार में भी है। इस फर्क को लोगों को समझना पड़ेगा। इस बार लोगों ने फिर वही गलती की है जो लोगों ने लोकसभा में की थी, मुमरा के लोगों ने। सामने श्रीकांत शिंदे जैसा हमारे पास में एक मजबूत कैंडिडेट था, जो पढ़ा लिखा भी था, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था, 3 बार का जीता हुआ सीनियरिटी भी थी उसके पास में, 3 बार इससे पहले जीत चुका था, और मजीद उस पर यह कि मुख्यमंत्री का बेटा था। लेकिन लोगों ने उसको नज़रअंदाज करके एक ऐसी लेडी को संविधान बचाने के नाम पे कंसिडर किया, जिसको ना जानते थे ना पहचानते थे, जो सिर्फ 9 दुनिया के लिए हमारे शहर में आई और 1,09,000 वोट लेके हमारे चले गई। अब इस पे अगर कोई कहता है कि नहीं लोग सियासी हो गए, तो अभी मैं इसमें हंसूं कि ताली बजाऊं, मेरे समझ में नहीं आता। आप समझ रहे, एक श्रीकांत का लेवल था और एक वो दरेकर का लेवल था, फिर वही गलती दोहराए लोगों ने। सारे एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि सरकार जो है महायुति बना रही है, उसके बावजूद जितेंद्र अवार्ड को जिताना सबको मालूम था। जो राजनीति समझते थे उनको मालूम था, खबरें आ रही थी कि इस बार जो है महाविकास अघाड़ी जो है, महाविकास पिछाड़ी होने वाली है, बल्कि मैं कहूंगा कि महाविनाश पिछाड़ी होने वाली थी। ये सबको मालूम था और वही हुआ, अघाड़ी की जगह पिछाड़ी हुई हो। उसके बावजूद जितेंद्र अवार्ड को जिताना और नजीब जैसे कैंडिडेट को, देखो मैंने पूरा इलेक्शन डेवलपमेंट पे मैंने बात की है। मैंने अब बीजेपी की तरफ गया ना, मैंने जो है मतलब राष्ट्रवादी शरद पवार की तरफ गया।
मैंने पूरा इलेक्शन, जहाँ सेकुलरिज्म की बात आई, फिर वहाँ मैंने जो है बताया कि शरद पवार कैसा सेकुलर था, और मुसलमानों को मतलब जब भी नुकसान हुआ इस सेकुलरों की हुकूमत में ही हुआ। इसलिए मैं कहता था ना कि मैं वोट देना चाहता हूँ, मुझे ज़रा प्लीज़ समझाएं कि मतलब सेकुलरिज्म क्या है। लेकिन कोई नहीं आया मुझे समझाने, मेरा वोट नहीं चाहिए था शायद किसी को। नसीर भाई, नजीमुल्ला टीम के पदाधिकारी अजीज बाटा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल कहा था कि जिन लोगों ने नजीमुल्ला को वोट दिया वो समझदार थे। तो क्या लगता है आपको, क्या आपका नज़रिया है कि जो 1,52,000 वोट जो अवार्ड्स आपको दिए, क्या वो जाहिल थे? इसमें जहालत की और मतलब जो है ना समझदारी की बात नहीं है। उनका कहने का मतलब क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा ना कि जिनको सियासत समझी, जो शहर का डेवलपमेंट चाहते थे, जिनको ऐसा लगता था कि फंड सरकार ही दे सकती है और नजीब मुल्ला एक सरकार का नुमाइंदा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक चीज़ थी कि भाई नहीं, हमको प्यासे रह के भी जो है मतलब है ना सेकुलरिज्म की बात करना है। आज आप मेरे को बताओ कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो है ना शरद एक ऐसा महाज तैयार हुआ है, मतलब मैं खुल के बता रहा हूँ, सज्जाद नुमानी साहब का जो बयान था कि एक ऐसा महाज तैयार हुआ है जिसकी कमान शरद पवार साहब ने संभाली है ना, जिसके कमांडर जो है उद्धव ठाकरे, मतलब इतनी आप इज्जत दे रहे हो, और 2 दिन के बाद में संजय राउत कहते हैं कि भाई ये बीजेपी का एजेंट है। तो फौरन तीसरे दिन आपका बयान नहीं आना चाहिए था कि भाई चूंकि मैं इनकी मदद कर रहा हूं और ये मुझे बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, तो लिहाजा आज मैं अपना बयान चेंज करता हूं, भाई मैं इनके साथ में नहीं हूं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं आया। भाई मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूं और आप मुझे बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, उसके बाद में मैं खामोश हूं। हुसैन भाई ये सब सोचना पड़ेगा कौम को, मुमरा के लोगों को ये सब सोचना पड़ेगा कि हम लोग कहां जा रहे हैं सियासी तौर पर। तो ऐसे उलमा के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? देखो ये मैं तो इनको मासूम कहता हूं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, जो मिलता है वो पहन लेते हैं, मदरसों की ज़िंदगी है ना, या तो ये ज़मीन के नीचे की बात करते हैं या आसमान के ऊपर की बात करते हैं। मैं तो इनको मासूम कहता हूँ, लेकिन संजय राउत नहीं मान रहा ना। संजय राउत बाकायदा कह रहा है कि मतलब जो है ना ये बीजेपी के एजेंट है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत मासूम है। हाँ, इतना जरूर समझ में आया कि इन्होंने लिस्ट डिक्लेयर की और महाविकास अघाड़ी को पनौती लग गई, हिंदू इकट्ठे हो गए। इनके लिस्ट डिक्लेयर करने से हिंदू इकट्ठे हो गए। वैसे है बेचारे मासूम, मासूम है बेचारे, मैं तो इनको मासूम ही कहूंगा। संजय राउत नहीं बोलता, संजय राउत बोलता बीजेपी के एजेंट है। अब संजय राउत को कोई समझावे जाके कि भाई ये मासूम लोग, ऐसा मत बोल यार। ये आखिरी सवाल करता हूँ नसीर भाई, अभी जिस तरीके से कलवा मुमरा की आवाम ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को वोट दिया है, एक उम्मीद लेकर दिया है कि आने वाले दिनों में कुछ काम होगा, कुछ जो भी नई चीज़ें वो शहर में आएगी, किस तरीके से देखते हैं उसको? देखो ऐसा है कि जिस मशक्क़त के साथ उनको 15 साल मिलने के बावजूद ये इलेक्शन जीतना पड़ा, लड़ना पड़ा, आप बताओ कि मतलब जो है ना कन्हैया को आके यहाँ डपली बजानी पड़ी, कन्हैया को आके डपली बजानी पड़ी, शमीम खान को रुलाना पड़ा। संजय सिंह भी आए। 15 साल के इक़्तिदार के बाद में शमीम खान को इनको रुलाना पड़ा, और जो है मतलब मुसलमानों को रिझाने के लिए इनको कन्हैया को लाके डपली बजवानी पड़ी, दिल्ली से संजय सिंह को लाना पड़ा। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इनको काम करना चाहिए और अपनी झूठी बातों से निकल के इनको जो है ना सच बात करना चाहिए, जो कर सकते हैं वही लोगों को बताना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ ना हुसैन भाई, तो इसमें भी हमारी हिस्सेदारी रहेगी। हाँ, ये मजबूत अपोजिशन के, अगर ये सुधरे ना तो मजबूत अपोजिशन की वजह से सुधरे, आप ये समझ लेना। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि ये सुधरेंगे, क्योंकि इनके पास में ना इनकी पार्टी बची ना इनकी अगाड़ी बची। जैसे मैंने कहा, बड़ा मसला हो जाएगा इनके लिए काम करना। आने वाले दिनों में नसीर खान 5 साल तक एक्टिव रहेंगे शहर के लिए? देखिए, जब भी शहर को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अभी ऐसा तो नहीं है कि होटलों के नाके पे खड़े रहने को आप एक्टिवनेस बोलेंगे, या खामखा यहाँ वहाँ खड़े होकर बातें करने को एक्टिवनेस बोलेंगे। जब भी अपोजिशन की ज़रूरत पड़ी, आपने देखा कि बाकायदा हम लोग सब उतरे, एक टीम बना के उतरे हम लोग। चाहे वो फैज़ी साहब का इलेक्शन हो, चाहे वो यासीन कुरैशी को लड़ाना हो, चाहे नजीब मुल्ला के लिए खड़े होना। तो आइंदा भी इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक मजबूत अपोजिशन का रोल हम अदा करते रहेंगे, इंशाल्लाह करते रहेंगे। नसीर खान हमेशा अपोजिशन में
जतेंद्र अवार्ड और जतेंद्र अवार्ड के लोगों के सामने खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं आपको फिर कहता हूं कि यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ अपोजिशन को भी बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। यही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, यही जो है इलेक्शन कमीशन भी हमको इसकी इजाज़त देता है, सुप्रीम कोर्ट भी इसकी इजाज़त देती है। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब किसी को यूं यूं किया जावे, किसी को यूं यूं किया जावे। ऐसा भी क्या है। नसीर भाई, अभी आपने थोड़ा सा फैजी साहब का जिक्र किया, तो फैजी साहब के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि पिछले आमदार के इलेक्शन में जब फैजी साहब को सब सपोर्ट किया गया था, आप भी साथ में थे, सैफ पठान एमआईएम की टीम भी साथ में थी, तो क्या नहीं लगता है कि एक फैजी साहब एक तालीम याफ्ता शख्स है, तो इस बार उनको सैफ पठान को साथ देना चाहिए ना कि नजीब मुल्ला को? आपने सवाल बहुत अच्छा किया। वैसे जो आपने बात रखी अपनी के जैसा एमआईएम ने इनको साथ दिया था, उस हिसाब से तो ज़रूर मतलब जो है ना इनको सैफ का ही साथ देना चाहिए था। लेकिन चूंकि मैं अभी फिर वही बात आती है कि हर फर्द को सियासी होना चाहिए। अब एक बार हमने एक चीज़ आजमा ली कि भाई जो है कलवा में वोट नहीं मिलता है। आप बताइए कि सैफ ने कलवा में कितने वोट लिया। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो लोग बता रहे थे कलवा से कुछ उसको मेरे ख्याल से 200 300 400 वोट ही ऐसे कोई 1000 के अंदर ही वोट मिले हैं उसको। तो फैजी साहब का भी यही हाल था। जब वो लड़े थे, हम कलवा गए थे वोट मांगने, तो साफ तौर पे लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं भाई, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर क्या है, हम नहीं दे सकते। तो बार बार वही चीज़ दोहराना कोई अक्लमंदी नहीं है। हुसैन भाई, जब एक चीज़ आजमा ली गई कि फैजी साहब को किसी ने वोट नहीं दिया, तो हमको अंदाज़ा मिल गया कि एमआईएम को जो है कलवा में वोट नहीं मिलेगा। और नजीब एक वाहिद ऐसा कैंडिडेट था जो कलवा से भी वोट ले सकता था, मुमरा से भी ले सकता था, और वो हुआ। देखिए कितना भी मतलब वो एंटी कैंपेन चला, उसके बावजूद मतलब नदीम ने वहाँ से तकरीबन 35-37 हज़ार वोट लिया वहाँ से, कलवा से। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है मतलब उसको ना एकदम मतलब ईमान से ही खारिज कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। और कुछ मफाद परस्त लोग जो अवार्ड के नज़दीक रहना चाहते थे, उन्होंने लोगों को गुमराह किया और लोग समझ नहीं पाए वो चीज़ को। जैसा मैंने बताया कि बीजेपी को वोट देना मतलब मजहबी फरीज़ा बना लिया ना लोगों ने कि उसको वोट देंगे तो तुम्हारी आखिरत खराब हो जाएगी, तुम ईमान में ही नहीं रहोगे। तो ये सारी चीज़ें थी कि मतलब जिसकी वजह से फैजी साहब ने ये फैसला लिया कि नहीं, इस बार ऐसे कैंडिडेट के मैं साथ रहूं जो दोनों जगह से वोट ले सकता है, और कोई बात नहीं थी। ये थे हमारे साथ में समाज सेवक नसीर खान। जिस तरीके से कलवा मुमरा विधानसभा के चुनाव हुए और नसीर खान ने एक स्टेप लिया था कि इस बार नजीब मुल्ला का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक शहर को एक विकास चाहिए और एक नया चेहरा जो डायनेमिक हो और जो कॉरपोरेशन से काम कराना जानता हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने नसीर खान से बात की। जब वो नजीब मुल्ला के साथ में जुड़े थे तब भी हमने उनके ख्यालात पूछे थे। चुनाव के दौरान जिस तरीके से उतार चढ़ाव इस शहर में आया, उसको लेकर भी हमने चर्चा की। और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी आज एक बार फिर हम नसीर खान के साथ में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। फिर कभी ऐसा मौका आएगा दोबारा शहर के समस्याओं के लिए, शहर की बेहतरी के लिए दोबारा से हम कोशिश करेंगे नसीर खान के साथ दोबारा हम बात कर सकें।